दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग और माएँ बहनें यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हमारे मीडिया के लोकल साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी आईसीसी की सेक्रेटरी दिव्या मदेया जी यहाँ पर हैं, रजा साहब हैं, हमारा यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट आकाश है, अनायत साहब हैं, और आपके अपने हर दिल अजीज, आपके चहेते कैंडिडेट अमानुल्लाह साहब हैं। नकूद नाम है इसका। देवसर असेंबली का ये खूबसूरत सा छोटा सा गांव, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। मेरे भाई, आने वाली 18 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ देवसर बल्कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं और शुक्रिया अदा करता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का और जमहूरियत को जिंदाबाद कहता हूं इसलिए खास तौर से कि ये वो इलाके हैं जहां पता नहीं जिंदगी में कभी आना हो पाता या ना हो पाता, लेकिन इलेक्शन का मौका ऐसा मौका है कि जब हमें पता चला कि अमानुल्लाह साहब यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं लंदन में था, कुछ मशारों में गया हुआ था और मुझे वहां राहुल जी के यहां से मुझे संदेशा मिला कि जाइए देवसर में, हमारे नुमाइंदे वहां पर हैं, अमानुल्लाह साहब उनके लिए लोगों से अपील करके आइए। ये थोड़ी देर शरबत जो बांट रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर बंद कर दें। ऐसा ही शरबत महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी जी ने पिलाया था, तब से कश्मीर अभी तक सुधरा नहीं है। थोड़ी देर बंद कर दें, थोड़ी देर गुफ्तगू करने दो मुझे। मैंने कहा मैं पहली बार आपके बीच में आया। 18 तारीख को आपको अपने घरों से निकलना है और अगर आपको यह लगता हो कि इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन भर है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ नजरें गड़ाए हुए देख रहा है। पिछले कुछ सालों में आपके साथ जो सुलूक किया है दिल्ली की सरकार ने, वो किसी से छुपा नहीं है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों की हुकूमतें देने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन पहली हुकूमत नरेंद्र मोदी की ऐसी है जिसने आपसे आपके सूबे का स्टेटहुड छीन लिया, छीनने का काम किया, देने का काम नहीं किया, सिर्फ छीनने का काम किया। और एक ऐसा वक्त जब पूरे देश ने आपसे नजरें फेर ली थी, कोई आपके जख्मों की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। ऐसे वक्त में एक इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं उस शख्स का नुमाइंदा बनकर, उस शख्स का सिपाही बनकर आपके बीच में खड़ा हूं। आप पिछले कई घंटे से यहां बैठे हैं, समझ सकता हूं, थक गए होंगे और इतने नारे आपसे लगवाए जाते हैं कि वैसे भी आप थक जाएं, लेकिन ये कल्चर यहां का, ये तहजीब यहां की बहुत खूबसूरत है। जिस जोश और जज्बे के साथ आप नारा लगाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल रैली में, जलसे में शरीक होते हैं, वो अपने आप में बहुत कमाल है। मैं सलाम करता हूं आपकी मोहब्बत को। मैं आज आपके बीच आया हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव में खड़ा हूं,
अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम आपको झुझोड़ के देखना चाहता है कि आपके जज्बे बचे हैं या मर गए। याद करिए, जब कोई आपकी तरफ नजर नहीं उठाना चाहता था तो राहुल गांधी चले भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, लाखों का हुजूम लेकर के, इन्हीं आपके अड़ोस पड़ोस के रास्तों से गुजरे थे। वो गुजरे थे ना, भारत जोड़ो यात्रा लेकर के गुजरे थे। वो दिव्या जी चल रही थी उनके साथ। मैं भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक अलग अलग जगहों पर उनके साथ चल रहा था। 4000 किलोमीटर पैदल चलने का मतलब समझते हैं आप? उनके वजीर आजम कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार हैं। दुनिया के किसी राजकुमार को 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा है अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर? लेकिन वही इंसान जिसे नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि वो शहजादा है, वो एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों की खाक थामता हुआ, लोगों को गले से लगाता हुआ आपके दया में मोहब्बत कटाया। कभी आपने सोचा कि उन्होंने कश्मीर में आकर के भारत जोड़ो यात्रा के काटने का फैसला क्यों किया? वो मणिपुर से मुंबई जा सकते थे, वो किसी और तरफ जा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी आए क्योंकि वो जानते थे कि कश्मीर को मोहब्बत की जरूरत है, कश्मीर को मरहम की जरूरत है। राहुल गांधी आपके बीच में आए। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मैं उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथ भी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासत का भाव में है, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा को देख करके आप क्या सोचते हैं? तब मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहता था, बस एक शेर सुना देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी, इस दौर का गांधी जो आपके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, आपको सीने से लगाने के लिए आया, और उसके आने का नतीजा यह निकला कि वो दिल्ली की हुकूमत जो आपसे नजरें फेर के बैठी थी, उसे मजबूर होकर के जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम को बहाल करना पड़ रहा है या इलेक्शन कराना पड़ रहा है। यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान। हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर यहां अपना दामन फैला करके आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया। और आपको पता है वो मजदूरी क्या है? राहुल गांधी ने आपके बीच में इस असेंबली में अमानुल्लाह साहब को अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। वो मजदूरी है, इन्हें एक एक वोट देकर के असेंबली में पहुंचा दीजिए। यही है राहुल गांधी की मजदूरी जो है आपके बीच में मांगने के लिए आया हूं। कि आपके बीच में तो बाकी नुमाइंदे आए हैं, तो बाकी जमातें आई हैं, वो आपके दरमियान आए तो एक बार उनसे जरूर पूछिएगा क्या जो कश्मीर और जम्मू की हालत है उसका असल जिम्मेदार कौन? क्या लिबास बदल लेने से, क्या चोला बदल लेने से जहनियत बदल जाती है, या पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं? ये जुल्म भी देखा है तारीख के पन्नों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। याद करिए वो दिन जब भाजपा के साथ जाकर के हुकूमत बनाने के बाद जो मरहला गुजरा है जम्मू कश्मीर पर, क्या उसकी कोई भरपाई हो सकती है? क्या उसके बाद भी पीडीपी को हक बनता है कि वो आपके बीच में आए और वोट मांगे? इतनी शराफत मत दिखाइए।
वो आपके बीच में आए तो उनसे कह दीजिए कि घर के दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत कर जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर सड़क के किनारे पेड़ की छांव में चादर तान के व्यतीत होकर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाकर उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि मैंने शहर फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और फकीर को सो रहा है। तो उस फकीर ने नीली आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी बड़ी कमी हो गई है तो उसने बादशाह गधे के हाथ में सौंप दी? ऐसा ही कुछ मरहला तो मुल्क के साथ भी गुजर रहा है। आपसे वायदा किया गया था कि नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियों के बारे में तो मुझे लग रहा है घर सजाने का तस्वीर तो बहुत बात का है। पहले तय हो के घर को बचाएं कैसे, ये हालात पैदा कर दिए गए कि नौकरी मांगना तो दूर की बात, रोजगार मांगना तो दूर की बात, डेवलपमेंट मांगना तो दूर की बात, जीने को ही डेवलपमेंट समझा जाने लगा। ये हालात कर दिए गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आने वाले दिनों में जहां हुकूमत बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी आपसे वादा कर रही है कि जिस दिन जहां हुकूमत बनेगी हम जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस करेंगे। ये वादा है हमारा, ये जबान है हमारी, हम वादा कर रहे हैं। मैं पिछले 2 दिन से अलग अलग इलाकों में जलसों में जा रहा हूं। खुसूसी तारीफ इस बात के लिए करूंगा कि जितनी बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ मौजूद है उतना किसी जलसे में नहीं मौजूद थी। ये भी बताता है कि शहर में बेदारी कितनी है, इस इलाके में बेदारी कितनी है। तो कांग्रेस पार्टी, मेरी बहुत बहनों, आपके लिए भी कुछ लेकर के आई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी हुकूमत बनने दीजिए, हम फैमिली की जो जिम्मेदार सबसे मुखिया जो खातून होंगी उनके अकाउंट में 3000 रुपए हर महीने डालेंगे। कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है आपसे। और मेरी नई नस्लों, मेरे नौजवान साथियों, हमने एक नारा दिया इस इलेक्शन में, हमारी नौकरी हमारा हक। सरकार बनते ही हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 1 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। और हमारे ये वायदे जो है ना, वो नरेंद्र मोदी के जुमले नहीं है। हमारे वायदे राहुल गांधी के वायदे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वायदे हैं। हमारे वायदे सच्चे वायदे हैं। ऐसे में आपको करना यह है कि अपने बीच के, अपने परिवार के, अपने घर के, अपने बेटे, अपने भाई अमानुल्लाह को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। मेरे कान में पहली बार आया हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। ये दयार, ये खूबसूरत वादियां, यहां की फजाएं, यहां का मौसम सब बहुत अच्छा है। और मुझे तो लगता है कि जो एक बार इस इलाके में आ जाए वो खुद खिंचा हुआ चला है बार बार। बस इस इलाके का प्रोजेक्शन की जरूरत है। मैं रास्ते में कई अपने साथियों से मिला, सबका यह कहना है कि इतना खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है ये, अगर हुकूमत चाहे तो इसका नक्शा बदल सकता है, पूरी दुनिया के लोग यहां आ सकते हैं। आप लोग इन्हें एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाइए। आने वाले दिन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में भी जल्द ही निजाम बदलेगा और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन के बैठेंगे। और जिस दिन ऐसा होगा, मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, मेंबर। मैं 34 साल की उम्र में राहुल गांधी जी ने मुझे देश की
सदस्य बनाया। मैं किसी सियासी घराने से नहीं आता हूं। मेरे वालिद भी आपकी तरह किसी एक गांव के रहने वाले हैं। हम आपकी तरह की मिट्टी से निकले हुए लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि जाओ देश की पार्लियामेंट में और अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद करो, मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी 2 साल की जो पार्लियामेंट की जिंदगी है, जिन साथियों ने मुझे सुन रखा हो, जिन्होंने नहीं सुना हो, उनसे भी गुजारिश है कि सुनिए, तो आप जब पाएंगे कि जो पिछले 2 साल की जिंदगी है उसमें एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो। मैं आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं, बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, लगातार वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रहा हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं चुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबों ने तलाश कर। एक ऐसा दौर जब सोचने पर पाबंदी हो, एक ऐसा दौर जब जहनों पर पाबंदी हो, एक ऐसा दौर जब हाकिम ये तय कर रहा हो कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किस नफरत का शिकार होगा, ऐसे वक्त में मुल्क की जमहूरियत को और मुल्क के आईन को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, उसको हम सारे लोग राहुल गांधी की क़यादत में लड़ रहे हैं। उनके नुमाइंदे के तौर पे, उनके सिपाही के तौर पे अमानुल्लाह साहब यहाँ पर आपके बीच में है। इससे पहले आपने बहुतों को देखा है, बहुत लोगों के झांसे में आए हैं, लेकिन इस बार मेरी गुजारिश है कि मैं आपके बीच में बहुत दूर से आया हूँ, अपना दामन फैला करके आपसे वोट मांगने के लिए। आप 18 तारीख को जब अपने घरों से बाहर निकलिएगा, ईवीएम की कतारों में लगिएगा और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइएगा, तो ये मत सोचिएगा कि आपका वोट सिर्फ अमानुल्लाह को जाएगा। आपका दिया गया एक एक वोट अमानुल्लाह के साथ साथ मोहब्बत के उस मसीहा को भी जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। अमानुल्लाह साहब को दिया गया आपका एक एक वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रताप गढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। ये गुजारिश लेकर के मैं आपके बीच में आया। हुकूमतों ने लोगों पर जुल्म करने के तौर तरीके बदल दिए हैं। जब हुकूमतों के तौर तरीके बदल जाते हैं तो जमहूरियत में यकीन रखने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने चाहिए। ये जो बैलेट की ताकत है, ये जो ईवीएम की ताकत है, ये बहुत खूबसूरत है। 18 को घर से बाहर निकलिए और निजाम बदलिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने कहा ना, मैं पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। आप अमानुल्लाह साहब को जिताइए। ये असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेंगे। अभी मेरे दामन में आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस सरजमीन पर खड़ा होकर के वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो मैं आपके इलाके का नाम लेकर के यहाँ के टूरिज्म के लिए पार्लियामेंट में वादा करूंगा। के लिए देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा होकर के आपके लिए आवाज उठाऊंगा। इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। एमएलए जिताओ, एमपी फ्री में पाओ, इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। एक जिताओ, एक साथ में फ्री पाओ। ये असेंबली में आपके लिए लड़े, मैं पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज उठाऊं, इससे अच्छा हो सकता है। हम अतिशय सोचा कभी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। और आपकी मोहब्बतों को सलाम। कुछ लोग साए में हैं, कुछ धूप में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले कई घंटे से आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हम यहाँ इस सरजमीन पर खड़े होकर के उनसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कल आप गोड्डा आ रहे हैं, देवसर आकर के देखिए, ये हजारों का हुजूम बता रहा है कि कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले सपना देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस को मिटाने
का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस 138 साल पहले भी थी, कांग्रेस आज भी है और कांग्रेस 138 साल बाद भी जिंदा रहेगी। कोई कितना भी कांग्रेस को मिटाने का ख्वाब देखे, कोई कितना भी रास्ते में साथ छोड़ के चला जाए, लेकिन कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। जब इस तरह के लोग सफर में साथ छोड़ के जाते हैं, तब मेरे अंदर में शायर जागता है और वो कहता है कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल फूल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हम चलेंगे, लड़ेंगे और इस इलेक्शन में अमानुल्लाह साहब को एमएलए बना करके जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचाएंगे। और मैं कोई बड़े दावे और बड़े वायदे तो नहीं कर सकता, लेकिन एक वायदा आपसे और कोशिश करने के लिए कह के जा रहा कि एमएलए बनाना आपके हाथ में है, सरकार बनने जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोधे का कौमी सदर भी हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूँ। मैं एक वादा आपसे करता हूँ कि आप अमानुल्लाह साहब को एमएलए बना के भेज दीजिए। सबसे पहले एमएलए को, अमानुल्लाह साहब को कोशिश करूंगा, पार्टी से अपील करूंगा कि इस इलाके को सिर्फ एमएलए की नहीं, मिनिस्टर की जरूरत है। मैंने कहा ना, आवाजों को दबाने का सिलसिला तो पूरे मुल्क में चल रहा है। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके ढुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज से तलवार गिरी। ये आवाजों को दबाने का सिलसिला तो पूरे मुल्क में चल रहा है। आपको वो दिन भी याद होगा कि जब पार्लियामेंट में एक दिन में एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए, 146 एमपी एक साथ सस्पेंड किए गए। मैं भी था उसमें। जब हम पार्लियामेंट से बाहर निकले तो मीडिया के साथ ही खड़े थे। उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड हो गए, आगे दिन को सुकून, बहुत चिल्ला रहे थे अंदर। तो हमने कहा कि आपको क्या लगता है हम चिल्लाना बंद कर देंगे, मुद्दों पे आवाज उठाना बंद कर देंगे? ये आपकी गलतफहमी है। और वही खड़े खड़े लफ्ज हुई। आज यहाँ भी माइक बंद हुआ है तो मेरा दिल कर रहा है मैं वो लफ्ज आपको सुना दूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा। आप थक तो नहीं गए? आवाज आ रही है आपके काम करना? तो तैयार रहिएगा, मैं तुमसे पढ़ने जा रहा हूं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और चौथी लाइन पे रुक गई कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरी चौथी लाइन दो लाइन की बात आई। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक
लगा के निकले हैं। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पिछले कई घंटे से यहाँ मौजूद होकर के जलसे को कामयाब बनाया। आप कभी अगर समझिएगा कि 4 फीट आपसे ऊंचे बैठे हैं डाइस पे, स्टेज पे, बहुत ज्यादा मोतबर लोग हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी प्रोग्राम के 2 पहलू हैं। जिस तरह तराजू के 2 पल्ले होते हैं, उस तरह से किसी भी जलसे के भी 2 पहलू हैं। एक स्टेज है और एक सामने बैठी हुई आवाम है। आप 4 फीट नीचे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं। ये 4 फीट ऊंचे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम मोतबर हैं। मैं तो यह मानता हूं कि तराजू का वही पल्ला झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं और आप पिछले कई घंटे से बैठे हैं परेशान होकर के। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप यहाँ अमानुल्लाह साहब की मोहब्बत से, कांग्रेस की मोहब्बत से, राहुल जी की मोहब्बत से, मेरी मोहब्बत से बैठे हैं। मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि नारे हक लगा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। इन मित्रों में मेरी जिंदगी है, मेरा किरदार है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला करूं तो आप लोग सोचा करेंगे, यकीन किया करें कि आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा वहां खड़ा होकर के बोल रहा है। आपके यकीन को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं बहुत दूर से आया हूं अपना दामन फैलाने के लिए। मुझे राहुल जी ने भेजा कि जाओ और अपील करो वहां, तो मैं आपके बीच में अमानुल्लाह साहब के लिए अपना दामन फैला रहा हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि एक हाथ उठा करके मुझे यकीन दिलाइए कि आप मेरे आने को जाया नहीं करेंगे। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। एक हाथ उठा के मुझे यकीन दिलाइए कि 18 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे। बहुतों को देख लिया है, इस बार अपने बीच के भाई को मौका दीजिए, अमानुल्लाह साहब को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह अमान का मतलब ही इतना खूबसूरत है, अमानुल्लाह, तो ये अपने नाम को इंशाअल्लाह उसको पुख्तगी देंगे और उसके मायने को जिंदगी में उतारेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में हमारी हुकूमत बनेगी, यहाँ ये एमएलए बनेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि एक बार रिजा जी को, रजा साहब को, सबको लेकर के एक बार फिर आपके बीच में आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए।